हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई का बैच जो है फ्री, एकदम फ्री टू फ्री, यूपीएसआई 2025 घटना चक्र की इस बुक को पूरा कंप्लीट कराने का पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। और बहुत बहुत मतलब आप सभी लोगों को बधाई कि अब आपके वीडियो पर सुपर थैंक्स देने का भी ऑप्शन ओपन हो चुका है। साथ में आप हाइप भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के जैसे ही आप देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हाइप, अगर सेकंड फ्लोर पर जाओगे तो हाइप लगता है, तो उस हाइप पर क्लिक करके आप जितना भी पॉइंट रहता है उसे आप दे दिया करें। और आप इसी तरह हमें सहयोग प्यार बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो हाइप आप लोग दे दें और सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आपके एनेबल हो चुका है, तो आप उसे भी सुपर थैंक्स पर जो आपका मन करे। अब आपको थोड़ा थोड़ा सहायता भी करना पड़ेगा चैनल के लिए। तो सभी लोग मिल करके इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स वाले बटन पर दबाकर आपकी जो इच्छा है वो आप वहां पर दे सकते हैं। आप वीडियो पर, हर एक वीडियो पर दे सकते हो, या फिर आपको जो वीडियो अच्छा लगे उस पर दे सकते हैं, है ना। आइए तो घटना चक्र की इस बुक को स्टार्ट करते हैं। और ये यूपीएसआई 2025 के लिए, यूपी पुलिस 2025 के लिए आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 2001 से लेकर के 2021 तक आपके 85 प्रश्न पत्र दिए गए, जो हल प्रश्न पत्र हैं। ये मौन मंत्र युक्त है। चुपचाप आपको बस पढ़ लेना है ना। चुपचाप दबा करके पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं मचाना है कि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं ना। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चुपचाप पढ़ते चलना है। तो हमने आपको एक वीडियो संविधान का दिया था और उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और एक वीडियो आपको इतिहास का भी मिल गया होगा जो संपूर्ण इतिहास का था। ठीक है, तो संविधान का जो वीडियो थोड़ा सा बच गया है, आधा, 3 वीडियो बनाएंगे संविधान, क्योंकि लंबा लंबा है ना। 1.5-2 घंटे की क्लास लगभग रखेंगे, एवरेज में रखेंगे ताकि आप पूरा देख भी सकें। अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखें। आप थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद कमेंट कर देते हो कि बहुत अच्छी क्लास है और पीडीएफ काम पर मिलेगी, तो पूरा वीडियो जब आप देखोगे तो आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ दी जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप जाते हैं तो आप मार्केट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और वो चैनल का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप वहां जाएं और उसे ज्वाइन करें। तो आइए संविधान की अगली क्लास जो है वो शुरू करते हैं। और हमने राष्ट्रपति छोड़ा था कि राष्ट्रपति से पढ़ाएंगे, तो सीधा वहीं पर राष्ट्रपति के पास चलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से शुरू करना था और वही शुरू करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आई होप कि आपको दिख रही होंगी चीजें। ठीक है, राष्ट्रपति किससे, राष्ट्रपति से रिलेटेड। अभी ये एक प्रश्न है तो यहाँ पर ऐसे देख लो, बाकी हम और आगे बड़ा कर देंगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है, ये बात याद कर लो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हों। तो आप कहेंगे ये भी बात सही, तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलिएगा, तो अब आते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से चीजें देने का प्रयास है आपको। ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो, अब सब ओके ओके है। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा आ रहा है, मैटर सेट कर लेते हैं। ठीक है, जब सेट हो जाएगा तो अपने आप चीजें दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, ओके, अभी देखेंगे, अभी ओके है। ठीक है, अभी ओके होगा ना, अभी ओके है। चलिए, कहा गया महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है। 61 के सब आर्टिकल ए के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन
चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उच्च सदन कह लो, चाहे निम्न सदन कह लो, उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाया लाया जाएगा। ठीक है, यह आपका लगाएगा। और अनुच्छेद 61 के सब आर्टिकल 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपनी प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार भी होगा। आर्टिकल 61 के सब आर्टिकल 4 में यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना या हटाना होगा। और इस प्रकार दोनों सदन बहस में एवं मतदान का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का एक मात्र अधिकार संविधान के उल्लंघन पर लगाया गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलोगे, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। इससे पहले की अगर क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही जानदार और शानदार आपको क्लासें दी गई हैं। ठीक है, आपको जो संपूर्ण इतिहास की क्लास दी गई है उसे तो आप जरूर देखें, और संविधान की भी क्लासें देखें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भाई, अब आगे आते हैं। चलिएगा, अब यहां से शुरू करते हैं सिलसिला, और जारी होता है अपना क्लास का। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, कहा गया आपके संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर होता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो एकल हस्तवर्णी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 55 किसमें, आर्टिकल नंबर 55 संबंधित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, तो निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण होते हैं। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन आप कहेंगे आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा, बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सत्य है, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ या आपके कॉलेजियम में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम, मत पत्र और दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते, तो केवल यही बात सही है, केवल क्यू और क्यू सही होगा। कहा गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। राज्यपाल, तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। कितनी, तो 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो आप कहेंगे 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ये छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे है। चलिएगा, कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में
वक्तव्य सही है। तो संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और अब वफादारी की शपथ लेते, तो आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाई जाती है। सही नहीं है। तो राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हटाया जा सकता है, ठीक है ना, हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति का दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट करके बताओगे। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देती है तो पार्लियामेंट या संसद देती है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है तो किसको है? तो राष्ट्रपति को है। कहा गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे तो आप कहेंगे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी चुने गए थे, 2001 के पेपर में पूछा गया था। भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वीपी सिंह जी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती तो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं नियुक्त की जाती है। बाकी उसमें और रहा होगा, राज्यपाल हो गया है ना, और आपके महाधिवक्ता वगैरह हो गए तो उन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है, कैग वगैरह हो गए। कहा गया अब भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है तो मूल प्रस्ताव होता है। कौन? मूल प्रस्ताव। कहा गया जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो राज्य संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को सौंप देती है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को सौंप देती है। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व कौन करते? तो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो चीजें आपको थ्योरी पढ़कर भी ना आई वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों पर समझ में आना चाहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका उत्तर आप सभी लोग मिलकर बताओगे। चलिएगा, पूछा गया है कि केंद्र में संघ कार्यपालिका निहित होती है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर। केवल राष्ट्रपति होता तो सही था, राष्ट्रपति ऑप्शन में ना होता तो उपराष्ट्रपति सही था, उपराष्ट्रपति ऑप्शन में ना होता तो प्रधानमंत्री भी सही था, लेकिन यहाँ पर तीनों है तो फिर तीनों सही माने जाएंगे। कागे के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे में विस्तृत चर्चा की गई है तो राम आपके कहा गया राम जवाया बनाम पंजाब सरकार के चर्चा में। अब आता है उपराष्ट्रपति, किससे संबंधित हो? उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 66 संबंधित है। किससे? 66। कहा गया भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के आर्टिकल नंबर 66 या के 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। 66 के सब आर्टिकल 1 में के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण या निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य सभी भाग लेते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 76 जो है आपका वो आपके महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ या ओथ की बात कही गई है। उपराष्ट्रपति अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। राज्यसभा के बारे में कथन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र तय की गई है। कितनी? 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र। आगे देखो, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल
में शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा आपके मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति में। ठीक है। कहा गया एक एक की अध्यक्षता ऐसी होती है जो उसका सदस्य नहीं होगा तो राज्यसभा उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहार या योग्यता रखता हो। आगे आते हैं। चलिए, कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आगे आता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है। कहा गया उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, सॉरी केवल राज्यसभा में। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल या अनन्य और अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय को दिया जाता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और आप कहेंगे मंत्रिपरिषद। आइए, कहा गया भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? 74, 75, 74, 75, 165, 166, 76, 77, 76, 77 या फिर आपके 163 और 64। तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे 74 और 75। आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय सरकार के स्वरूप से संबंधित है। अनुच्छेद 74 को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है तथा अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य संबंधों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है। कैसी होगी? सामूहिक रूप से। देखिएगा, ये क्लासें आप यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए भी देख सकते हैं। जो पीटी आपकी 6 और 7 तारीख को है, उसके लिए भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है। आ जाओ भाई। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 74 में बताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, आर्टिकल नंबर 75 देता है। आगे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम सदस्य समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। आप भी जाकर रह सकते हो, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर फिर आपको क्या करना होगा? सदस्यता लेनी ही होगी। आगे आते हैं। चलिए, तो सभी लोग कमेंट करके बताते चलना क्लास कैसी लगती है। कहा गया मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 2021 में 23 नवंबर को पूछा गया था, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। कैसे? जनता के द्वारा सीधे चुनते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है तो भारत के प्रधानमंत्री को। किसको? भारत के प्रधानमंत्री को। भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री को। किसको? भारत के प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है तो आप कहेंगे प्रौद्योगिकी नहीं है। आप सुन रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। कहा गया परिपाटी के आधार पर समय समय पर संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो केंद्रीय गृह मंत्री को। किसको? केंद्रीय गृह मंत्री को। आगे देखो, कहा गया समझौते या समिति
समझौतों या सहमति पत्रों में से कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो सांस्कृतिक समझौते की आवश्यकता नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते की आवश्यकता नहीं, विदेशी समझौते की या सहायता समझौते की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे इसकी आवश्यकता है लेकिन इन दोनों की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आ दो भाई, आगे चलते हैं। आगे दो। अब आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन? महान्यायवादी। ठीक है, आ जाए भाई। तो महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जितना भी होगा उतना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे देखो। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार और उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। आर्टिकल आपके 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा आपके पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। क्या करेगा? जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आप सभी के समझ आ रही है एकदम। ठीक है, तो याद रखना। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 76। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। कहा गया भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति महोदया के पास होता है। आगे देखो। कहा गया भारत का सर्वोच्च कानून अधिकार होता है, भारत के महान्यायवादी होते हैं। लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है, तो महान्यायवादी को है। किसको है? महान्यायवादी को है। ठीक है, आगे देखो। कहा गया भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। जो बिल्कुल सही है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक या वेतन भत्ता जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी सही बात है, दोनों बातें सही हैं। कहा गया भारत सरकार या आपके व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय या आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार होता है। अब आता है आपका पार्लियामेंट। क्या आता है? पार्लियामेंट। ठीक है, तो पढ़ लो भाई। पार्लियामेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 200 का गया आपका 38 प्रतिनिधित्व। ठीक है, 238 प्रतिनिधित्व। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 212 सदस्य तो मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 सदस्य भी नियुक्त होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्या कहेंगे? ए और बी वही लगा लो भाई। ऑप्शन तो वही था ना, ए और बी का। ये है, तो क्या बोलोगे? ए और बी दोनों। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। ओके, आ दो भाई, आगे देखते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के सब आर्टिकल 1 एवं अनुच्छेद 80 के सब आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा आपके नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। आगे देखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान का कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और
दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होगी, तो आप क्या बोलोगे? आर्टिकल नंबर 79 में, कहां पर? 79 में संसद की बात कही गई है। ठीक है, किसकी? संसद की। भारत के संसद में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति नहीं लेते हैं। ठीक है, भारतीय संसद में अंग है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंग है। अगर सदन पूछ लिया जाए कितने सदन होते, तो आप कहेंगे 2 सदन होते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति निहित होते हैं या मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदनों की स्थापना 1952 में हुई थी। कब? 1952 में। कहा गया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य किए जाते? 12 सदस्य। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है, तो राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणी मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही बातें हैं। भारतीय संविधान द्वारा आपके परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो 552, लेकिन अब ये आपके कितनी हो गई? 550। ठीक है, देखो लिखा भी है, वर्तमान में 550 सदस्य ही हो सकते हैं। कहा गया भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या, लोकसभा में सांसद हैं तो 543 और 545, कितने? 543 और 545। आ गया था। कहा गया संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में आयोग अनुशंसा करता है, तो भारत का परिसीमन आयोग। कौन? भारत का परिसीमन आयोग। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 82 और आर्टिकल नंबर 170 करते हैं। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? तो आप कहोगे 6 वर्षों का होता है। जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार था, तो भारतीय संसद को। ठीक है, किसको? भारतीय संसद को होता है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा कितनी सीटें आरक्षित? तो आप कहेंगे 47। टोटल पूछ लिया जाए तो 84 प्लस 47 करेंगे तो आप कहेंगे 7 4 11 की 1 और 8 12 1 13, 131 सीटें। कितनी है? 131 सीटें। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में वक्तव्य या आपके वक्तव्य सही है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है ना। तो जो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के, तो ये बात तो वक्तव्य सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है ना। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार होता है। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो वैसे तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, अच्छा चुनाव में, ठीक है, हाँ, तो चुनाव शब्द निर्वाचन गण में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी पकड़ना है आपको। ठीक है ना, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता आवश्यक है, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। लोकसभा का सामान्य काल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे बीच में भी विघटित की जा सकती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा भी विघटन इसका किया जा सकता है। कहा गया लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। आगे देखो, यदि मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होने चाहिए। कितने? 5 वर्ष में। कहा गया संसद सत्र से आरंभ होता है तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त आपके संबोधन से आरंभ होता है। आगे आता है, ठीक है, आ दो भाई। अगला प्रश्न है, कहा गया किसी सांसद के
पद त्याग के संदर्भ में पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। क्या है? विकल्प ही नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखो। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। क्या होगी? तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही होगी। दूसरी बात कहा गया, अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। दोनों बातें सही हैं। क्या हो गई? दोनों बातें आपकी सही हैं। ठीक, आगे मिलते हैं। आगे आते हैं। कहा गया, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हाँ ठीक है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो आप कहेंगे ये भी बात ठीक है। क्या होगी? ये भी बात ठीक हो गई। अब देखो यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। सनम, हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये अवधारणा यहाँ पर नहीं लागू होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, पूरी परिषद के अंतर्गत लेकर आया जाता है। तो दोनों बातें सही। सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है तो उत्तरदायी शासन को। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम तो राजशाही शासन होता है। कहा गया, 7वें आम चुनाव में लोकसभा में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? तो 78 महिलाएं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताएंगे 18वें आम चुनाव में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? बताएंगे कितनी महिलाएं? जल्दी से। 18वें आम चुनाव में लोकसभा में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? आगे आता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का। ठीक, हाँ देखेंगे। कहा गया, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु पहले तो 21 वर्ष हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आपका 1989 से प्रभावी हुआ था। कब से? 1989 से। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं। कहा गया, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए, अरे भाई क्या हो गया, मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है ना। नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में संपन्न आपकी 9वीं लोकसभा आम चुनाव में किया गया था। कब? 9वीं लोकसभा आम चुनाव में किया गया था। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। कहा गया, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया तो कितनी बार? तो आप कहोगे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो कितनी बार? 2 बार। भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी आपके उपराष्ट्रपति का क्या है? पद खाली है। ठीक है, पद क्या है? खाली है। आगे आता है। चलो, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेते हैं केवल और केवल लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष में भाग लेते हैं तो कौन लेते हैं? तो केवल और केवल आप क्या कहेंगे? केवल लोकसभा सदस्य। ठीक है, आगे। भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी होता है, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? नाम लिखेंगे। नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आपके इस
कहा गया आप स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम या कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। संसद के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक कौन होते हैं? तो पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख तय करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। भारत में अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के पद सृजित हुए तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अन्य नाम बताएं, पूछा जाता है। अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? भारत लोकसभा के पहले अध्यक्ष आप कहेंगे गणेश वासुदेव मौलंकर जी हैं, या इन्हीं को जी मौलंकर कह दिया जाता है। संसद सदस्य को शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। लोकसभा को कोरम कुल सदस्यों का तो 1/10 सदस्यों का। गण पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में सदस्यों अध्यक्ष सहित का उपस्थित होना तो 55 1/10 कितना? तो 550 है ना। और 1/10 करोगे तो कितने? तो आपको कम से कम 55 होने चाहिए। कितने? 55 लोग। ठीक है। गण पूर्ति पूरा करने के लिए राज्यसभा में सदस्यों के पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होते हैं, तो आप कहेंगे 25। अब 250 वहां पर है, गुणे 1/10 करोगे तो आप कहेंगे कम से कम कितने? 25 होने ही चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल नंबर 105। कौन सा? आर्टिकल नंबर 105। तो फिर से मैं कह रही हूँ कि वीडियो को देखते देखते आप हाइप का बटन जरूर दबा दें, जो आपके कमेंट बॉक्स में मिलता है, और साथ में आप थैंक्स भी दे सकते हैं, है ना। जरूरत है अभी आप सबकी हमारे इस YouTube चैनल को, और या यूं कह सके इस परिवार को, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्त मित्रों तक इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलवाएं और करते चलें। ठीक है, प्लीज आगे आते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है, तो क्या है? तो संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने और उसके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। कैसे? भाग लेने से छूट। आगे आ जाओ भाई। अब देखो क्या पूछ रहे हैं भाई साहब। कागज संसद की कार्यवाही के संदर्भ में सही है, तो सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार होता है। आगे देखो, कहा गया साधारण विधेयक सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में, लोकसभा में प्रस्तुत करो या राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ठीक है। कहा गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में क्या सच है? तो संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। कहा गया भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है या पेश किया जा सकता है। ठीक है। धन विधेयक पुनः कहा गया आपके पुनः स्थापित किया जाता है, तो कहां पर? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। राज्यसभा अधिकतम अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है। देखो, धन विधेयक में पूरा विशेषाधिकार आपको केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन की देरी कर सकता है ना। अगर ये अपनी सलाह सूझबूझ देना चाहते हो तो दे सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि लोकसभा माने भी, है ना। और अगर ये विधेयक को नहीं भी देते, नहीं वापस करते हैं, तो भी विधेयक को पारित माना जाएगा लोकसभा की तरफ से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक को तो आर्टिकल नंबर 110 परिभाषित करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिमाणित किया जा सकता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन प्रमाणित करेगा? तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बजट शब्द दे देते हैं। ठीक है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन निर्धारित करता है या तय करता है? तो आप कहेंगे लोकसभा, राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदया तय करते हैं। भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ठीक, आओ तो भाई।
तो कहा गया लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। अच्छा, आगे कहा गया है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। क्या है? दोनों बातें सही हैं। आगे आता है, कमेंट कर दिया करो आप लोग ना, कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करें। अच्छा अच्छा, इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए क्लासे लाई जाती, तो एक कमेंट तो बनता है ना कि क्लास कैसी है, आगे क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। संविधान के अनुसार बजट को लागू करने से पूर्व संसद द्वारा पास करना आवश्यक होता है। ठीक है, कहा गया लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों तथा बजट पारित करने की प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी होती है। तो पहले क्या, एक बार केवल यही प्रश्न पूछा गया था कि बजट पेश करने के चरण कौन कौन से होते हैं। तो बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पर पारित होना, वित्तीय विधेयक का पारित होना, ये सारी चीजें दी गई हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। हालांकि बजट पर राज्यसभा के पास सीमित अधिकार होता है। किसके? राज्यसभा के पास। कहा गया वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही है। तो वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड 1 कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर, और खंड बी कहा गया देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। बिल्कुल। आगे आ जाओ भाई। कहा गया किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखा अनुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीने के लिए, और दूसरी बार पूरी तरह से पेश होता है। तो केवल दूसरी बात सही है। कहा गया वह बजट होता है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को आपके न्यायोचित होना चाहिए। तो शून्य आधार बजट क्या होता है? शून्य आधार बजट। ठीक है, आगे देखो। कहा गया एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है तो निजी विधेयक। क्या कहते हो आप? निजी विधेयक। कहा गया संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति शासना, कहा गया शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान की पहली संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी तो 1961 में। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त की जाती है और कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है? कमेंट करो। पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार है तो केवल और केवल भारत की संसद को है। किसको है? केवल और केवल भारत की संसद को है। आगे आता है, देखेंगे। आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपके प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो ये बात तो सही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो 3 सप्ताह के बाद कि 6 सप्ताह के बाद? ठीक है, तो पहली बात केवल सही है। कहा गया संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है। अगर राज्यपाल का पूछ लिया जाए तो आर्टिकल नंबर 213 में है। कहां पर है? 213 में। ठीक है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है और कोई भी सदन सत्र में ना हो या एक सदन भी सत्र में ना हो। तो अध्यादेश संसद की पुनः सभा से 6 सप्ताह के भीतर सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। कितने? तो 6 सप्ताह। ठीक है, आगे। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति तो लोक लेखा समिति, कौन सी? आप कहेंगे पीएससी। समितियों में से निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं तो प्राक्कलन समिति। किसमें? प्राक्कलन समिति। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी समिति कौन सी है तो आप कहेंगे प्राक्कलन समिति। ठीक है,
कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे 30 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत में कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं, तो 8 हैं। कहा गया कटौती प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? कटौती। चलिए, तो अब अगला है कि कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जाता, तो सटीक कटौती प्रस्ताव सामान्यतः लोकसभा की बैठक के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो पहले 1 घंटे में, कब? पहले 1 घंटे में। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। ऐसा सवाल है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो याद कर लो दोनों परिभाषाएं। कहा गया संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में, संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है, तो शून्यकाल है। कौन सा है? शून्यकाल है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के सदस्यों के न्यूनतम द्वारा समर्थन कितना? तो 50 समर्थक प्राप्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। आ दो भाई। देखो सभी लोग हाइप जरूर देंगे हर क्लास में ना, ये इंपॉर्टेंट हो चुका है अब यूट्यूब की तरफ से। तो आप सभी लोग हाइप जरूर कर दिया करें। आपको जहां पर कमेंट करते हो वहां पर हाइप का ऑप्शन अपने आप खुद आता है वीडियो पर, ठीक है? तो उस हाइप को आपको कुछ करना नहीं है कि हाइप में कुछ देना है, बस जा करके उसे क्लिक कर देना है, बस वो अपने आप सबमिट कर देंगे। जब तो सबमिट हो जाता है वो हमारे पास पहुंच जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से, और जो सबमिट होगा तो आपको वहां पर लिख जाएगा, मतलब है ना, वो अगर दूसरे कलर पर भी हो जाता है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि हाइप जरूर करें वीडियो पर। कहा गया राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की कई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। आता है भाई अब आपका सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 की चर्चा करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संबंधित आर्टिकल नंबर 131 संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आप कहेंगे अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में आपके बाध्यकर होने का प्रावधान किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रावधान कर दे कि 5 वर्ष की 100 रुपए की चोरी के लिए, है ना, चोरी से याद आया ना, तो चलो चोरी से याद आया कि बहुत बड़ा हमारे साथ कल स्कैम हो गया है ना, 49,000 रुपए का लगभग, ठीक है, 49,000 का, ठीक है, बट कोई नहीं। तो 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में बाध्यक, चोरी वो किसी ने किया तो उसके लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्य कर दिया 5 वर्ष की उसे सजा दी जाएगी। अगर वो 5 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में है तो वही प्रावधान हाई कोर्ट, वही प्रावधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लगाएगा, ठीक है। घोषित तिथि विधि का सभी न्यायालयों में बाध्यकर होने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों के से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रावधान किया गया तथा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा आपके पुनर्विलोकन का प्रावधान है। तो किसके पुनर्विलोकन मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को फिर से पुनर्विलोकन मतलब पुनर्देख करके जांच पड़ताल करके अपने निर्णय को भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कौन? आप कहेंगे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित भाग नंबर 5 है। वर्ष 1905 में न्यायालय की स्थापना होती। कब? 1905 नहीं, 1905, ठीक है, 1905, ठीक है। 26 जनवरी 1905 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, लेकिन 28 जनवरी 1905 ने 1905, ठीक है, 1905 को 1950 भाई, है ना, दिमाग मेरा खराब है इतने समय। हाँ आ जाओ भाई। तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई
28 जनवरी 1949 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के माध्यम से? तो आर्टिकल नंबर 124 के माध्यम से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहित अधिकतम संख्या संभावित संख्या होती है। तो अभी वर्तमान में कितनी? 34, 1+33। कितनी? 1+33 है। ठीक है, आगे आता है। कहा गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? 65 वर्ष है। कितनी? 65। और अगर हाई कोर्ट की बात करता है तो 63 वर्ष। कहां पर? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का एक नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष के लिए, या एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार होना चाहिए। हाँ तो भाई, आगे कहा गया कि किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, एक प्रतिष्ठित कानूनविद या राष्ट्र की राय में होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? चारों बातें सही हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में कुछ इस तरह था, PQ और या तो RS। ठीक है, तो चारों सही है। चलो आ दो, आगे दो। अब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया गया या महाभियोग चलाया गया तो किसी भी उच्चतम न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायाधीश के ऊपर नहीं। किसके ऊपर? किसी भी न्यायाधीश के ऊपर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए तरीका है तो सिद्ध कदाचार या आपकी अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, या फिर आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ के द्वारा। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप कहेंगे केवल पी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा। ठीक है, कहा गया भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियमित किया गया तो आप कहेंगे वर्ष 2015 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति है तो भारतीय संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते तो संसद के द्वारा। कहा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होता है तो भारत के राष्ट्रपति को। किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो आर्टिकल नंबर 129 में। कहा गया विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है तो भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तब। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय कहां पर? उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के प्रावधान शामिल है तो आर्टिकल नंबर 133 के। इसके आर्टिकल नंबर 133। आगे आता है, चलिए। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकारिता के लिए प्रावधान है तो आर्टिकल नंबर 134 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है तो आर्टिकल नंबर 136 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है आर्टिकल नंबर 143। लेकिन कोई भी बाध्यकारी नहीं है, न राष्ट्रपति लेने के लिए और न सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे न्यायमूर्ति आपके हरिलाल सुनदास कानिया जी। तो इन्हीं को हरिलाल उनका नाम है, वैसे हीरालाल भी कह दिया जाता है। ठीक है, हीरालाल कानिया जी हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय निकाय है तो उच्चतम न्यायालय। भारत के अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल द्वारा।
अब आता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जो एक आपका क्या है, संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। इनकी बात आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक की जाती है। हाँ, तो आर्टिकल नंबर 148 के अनुसार भारत का एक न्यायिक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा, जो राष्ट्रपति, जो जिसको राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, सही है। अच्छा, इधर कट रहा है, ओके ओके, अभी ओके है, बस चेक कर लेता है थोड़ा। हाँ ठीक, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति या आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान में उपबंध होने के कारण नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। आगे आते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो प्राधिकरण जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन्हीं को CAG या कैग कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कैग कहा जाता है। हाँ तो भाई आगे देखेंगे, कहा गया संवैधानिक पदाधिकारियों को सार्वजनिक कोष या पब्लिक पर्स का संरक्षक तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को माना जाता है। कहा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया जाता है। वह कार्य जो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्य नहीं है, तो सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटी लक्ष्य के अनुसार रहे। कहा गया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन वेतन के बराबर होता है, तो आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो राजीव महर्षि जी थे, लेकिन वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? तो आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, यहाँ तक की पूरी बातें समझ में आई? क्या आपने अभी तक जितना पढ़ा उतना आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताएंगे, बताएंगे। ओके है, चलो। तो अब आते हैं राज्यपाल की तरफ। किधर आएंगे? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा महाभियोग किया जा सकता है, केवल एक सही है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आर्टिकल नंबर 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, करेगा। अतः स्वयं इस्तीफा देने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत पद्धति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से 5 वर्ष से पहले भी, 1 वर्ष के बाद भी या कभी भी हटाया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो आप बोलोगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर। कहा गया किसी राज्य के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। आ दो भाई, आगे आते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है घटना चक्र की, तो आप सभी लोग इसे ले सकते हैं। कहा गया भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए योग्यता होना जरूरी है, तो कितनी योग्यता होना जरूरी है? तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। कहा गया वह यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या आपके निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है, तो राज्यों के राज्यपाल को। कहा गया राज्यों के राज्यपाल के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, तो केवल भारतीय संसद को। किसको? केवल भारत। कौन सा कथन सही है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ स्तर पर होते हैं। ठीक है, आगे देखो। कहा गया एक
एक राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये और ये बात तो सही है। राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ये बात गलत हो गई। तो पी और क्यू सही थे, बाकी एक गलत था। कहा गया चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो पंजाब के राज्यपाल को। ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी, उत्तर प्रदेश में। अब आता है अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता। राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल नंबर 165 के अनुसार अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो आप कहेंगे राज्यों के राज्यपाल करेंगे। राज्यों के नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति के रूप में की जाती है। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का, देश का नहीं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के लिए अधिवक्ता के पद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 165 में। कहां पर? आर्टिकल नंबर 165 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल कोई नियमित या नियत काल नहीं है। कहा गया किसी राज्य का महाधिवक्ता प्रसाद पर्यंत अपने पद पर तो संबंधित राज्यों के राज्यपाल के पद पर या प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कहा गया राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो राज्य के महाधिवक्ता को है। अब आता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न है आइए देखते हैं। भारतीय संविधान कहा गया है आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? तो आर्टिकल नंबर 367, 168 या 156 या 269। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 168 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल विधायिका का गठन किया गया। वह विधानमंडल राज्यपाल और एक सदन या 2 सदनों से मिलकर बनेगा और इस राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं। वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। एवं जहां एक सदन होता है उसका नाम विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा। राज्यों में द्विसदनी विधायिका है तो बिहार में है। ठीक है, वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन जो आता है वो सही होता, लेकिन हम बता देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में है द्विसदनी, आंध्रा में है, तेलंगाना में है। ठीक है, आपके अपने यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। तो 6 राज्यों पर है अभी वर्तमान में। कितने? 6 राज्य में द्विसदनी विधानमंडल कर्नाटक में है। देखो कर्नाटक मैंने बता दी। राज्य में एक सदनी विधायिका है तो गुजरात में है। अब यहाँ पर ऑप्शन वो 6 में से 3 रहे होंगे तो वहां पर गुजरात होगा। क्या सही उत्तर होगा? तो आप कहोगे गुजरात। आगे आते हैं। कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको होता है? संसद को होता है। ठीक है, आगे देखो। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, रिक्वेस्ट है छोटी सी। कहा गया किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधान सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होता है जिनमें जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो सदन की बहुमत संख्या होनी और सदन में उपस्थित मत करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद का सृजन या समापन करता है? आर्टिकल नंबर 169। विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में सही है तो विधान परिषद सदस्यों की, कहा गया विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 40 से। कहा गया संवैधानिक निकायों में से कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है तो विधान परिषद को है। किसको? विधान परिषद को। है ही नहीं तो क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या तो 500। अधिकतम। न्यूनतम कितनी? देखो
40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ दो भाई। अब देखो, कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा वो विधान परिषद अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 500 और अधिक और कम से कम 60 होनी चाहिए। कितनी? 60 होनी चाहिए। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेषता या कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा आपके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला और साहित्य आंदोलन हो। कहा गया राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश से सदस्य लोकसभा के लिए तो 80 सीटें जाती, कितनी? 80 सदस्य लोकसभा के लिए। ठीक है, कहा गया किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है, तो आप कहेंगे वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। बिल्कुल सही है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया राज्य विधायिका द्वारा स्थापित पारित कुछ प्रकार के विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार तो राज्यों के राज्यपाल को होता है। किसको होता है? राज्यों के राज्यपाल को होता है। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वितरण, तो आर्टिकल नंबर 202 याद कर लो। जो यूपी का बजट, बिहार का बजट अलग से आते हैं, तो कहां पर? आर्टिकल नंबर 202 के तहत। कहा गया राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में व्यक्त सही है, वक्तव्य सही है, तो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, कहा गया है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है तो। ठीक है, आ दो। अब आता है प्रश्न। कहा गया राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखेंगे। कहा गया जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य की ऊपरी और निचली दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। हाँ, तो सही है। कहा गया जिस राज्य में एक सदनी विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एक एवं आपके तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा भी पारित होना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, ये बात आपकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बातें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। ठीक है, देखो कहा कि किसी साधारण विधेयक को पारित करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को होता है। विधानसभा को कुछ मामले में विधान परिषद जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था है इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। जिन राज्यों में एक सदनी विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक निचले सदन द्वारा पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, इसलिए दोनों बातें गलत हो गई। कहा गया जिला नियोजन समिति की संरचना निर्धारित करता है, तो राज्य विधायिका द्वारा। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 213 में। विधानसभा क्षमता के मामले में सबसे छोटी इकाई है तो पुदुचेरी में। कहां पर है? पुदुचेरी की है। ठीक है, आगे आता है। आ जाओ भाई, खटाखट आ जाओ सभी लोग सेशन को लाइक से। कहा गया संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा, तो आप कहेंगे पुदुचेरी। ठीक है, विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी, तो केरल में। कहां पर? तो आप कहेंगे केरल में। ठीक है, केरल में। उत्तर प्रदेश में विधान सभा में नामित एंग्लो इंडियन सदस्य एक, लेकिन अब नहीं, क्या होगा? अब नहीं नामित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या है, तो आप कहेंगे 403 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों का चयन किया गया, तो कितने? 100 सदस्यों का। कितने? 100 सदस्यों। उत्तर प्रदेश से कहा गया सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना गया है, तो कितने? 31 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने जाते हैं उत्तर प्रदेश से? तो आप कहेंगे 31 सदस्य। अब आता है आपका उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट की। कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है, तो आप कहेंगे उच्च न्यायालय के, तो आप कहेंगे भारत के या संबंधित राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। कौन? अच्छा, कार्यवाहक। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कौन? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार भारत का
राष्ट्रपति जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है अथवा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी एक को कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आगे आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है तो आप कहेंगे 62 वर्ष। कितनी है, 62 वर्ष है। ठीक है, शायद मैंने ऊपर 63 वर्ष लिख दिया था, है ना, तो उसके लिए आप माफी चाहते हैं। थोड़ा सा मेरा वास्तव में दिमाग इधर उधर है, थोड़ा सा आ दो। तो कितनी होती, 62 वर्ष होती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से हटने की शक्ति जब संसद के प्रत्येक सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है तो भारत के राष्ट्रपति को। किसको, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि किससे संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 219। क्या होगा, आर्टिकल नंबर 219, याद रखो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान कौन करेगा, तो राज्य की संचित निधि करेगी। कौन, राज्य की संचित निधि। कहा गया संबंधित उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कहा गया एक नागरिक के लिए सूचना अधिकार या आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत जा सकता है। कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान या आधार अधिकार है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को याचिका या रिट जारी की जाती जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने का अधिकार किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास ना हो तो निषेध अधिकार। कौन सा, निषेध। कहा गया संविधान के आर्टिकल नंबर 227 के तहत या अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों का पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करता है। तो कब, आर्टिकल नंबर 227 के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कहा गया सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार तो भारत की संसद को है। किसको, भारत की संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कहा गया 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है। कहा गया वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी, तो 160 2021 में पूछा गया था। कब, 2021 में। आगे देखते हैं, बस यही उच्च न्यायालय हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास में आपको दिया जाएगा क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन है या काफी आपके हैं। कहा गया हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है तो कहां पर, शिमला में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र कहा गया न्यायाधिकरण क्षेत्र आता है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में, इंपॉर्टेंट है। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 में। 1862 में। कहा गया भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी तो कब, 1862 में। सबसे पुरानी वही है, मद्रास। 1866 या 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कहाँ, इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में। कहा गया उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका यह सीट 1869 में आगरा और इलाहाबाद स्थानांतरित की गई। कहाँ, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। कहा गया भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है तो कितनी है, वर्तमान में 25 है। कितनी है, 25 है। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय से जो भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएसआई यूपीपी में पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं हम लोग। कहा गया राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, तो राज्यपाल करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों के पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। भारतीय संविधान के भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है। तो भाग नंबर 6, अध्याय का मतलब यहाँ पर आपके संविधान के भाग की बात कही गई है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किससे? परामर्श से की जाती है। आगे आ जाओ। कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने की आवश्यक है तो कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता या आपके प्लीडर रहा हो। क्या रहा हो? प्लीडर रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक की क्लासें आज आपको देंगे। ठीक है, और पंचायत से शुरू करेंगे और फिर विविध तक अगली क्लास में हम आपको परोसने वाले हैं। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, और इसे पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करते रहें। आपको आने वाले समय पर यूपीपी की अलग क्लासें और यूपीएसआई के अलग, और साथ में आप सभी के लिए एलटी ग्रेड की भी क्लासें आने वाली हैं, और आपके बीपीएससी के लिए भी क्लासें आएंगी, एसएससी के लिए भी क्लासें आएंगी। तो टेंशन नहीं लेने का, जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब थोड़ी सी बस समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए काम थोड़ा सा लेट होते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि बिहार लेकर हम बहुत जल्द आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाले हैं।